Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will solve NCERT Class 10 Science Chapter 2 Acids, Bases and Salts Exercise Question 1 to Question number 15. I will try to explain each question through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the answer of each question for revision and practice. If you understand and satisfy our learning pattern, please subscribe our channel and turn on notification for complete study of each chapter and latest update. Now let us start the question. तो आज हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने इंटेक्स क्वेश्चन इस चैप्टर का किया है पीछे के वीडियो में, आप मेरे चैनल से वहां देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या करे? A solution turns red litmus blue. Its pH is likely to be. तो कोई भी जो सॉल्यूशन है वो रेड लिटमस जो में लगाते हैं तो उसको ब्लू कर देता है, तो उसका पीएच क्या होना चाहिए? तो जैसे हम जानते हैं कि जो रेड लिटमस किसको ब्लू करता है? बेस सॉल्यूशन होता है, तो वो क्या होता है? रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो बेस का पीएच कितना होता है? ग्रेटर देन 7। दैट मीन्स कि जो ऑप्शन हमें दिए हैं, ऑप्शन ए 1, बी 4, सी 5, डी 10, दैट मीन्स कि पीएच क्या होना चाहिए? 10। ऑप्शन डी क्यों? क्योंकि बिकॉज रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू व्हेन रिएक्ट विथ बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है? मोर देन 7 to 14। तो 7 to 14 का स्केल है, पीएच स्केल है। तो बेसिक सॉल्यूशन जो होता है उसका पीएच ग्रेटर देन 7 होता है और वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रस्ट एग सेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। द सॉल्यूशन कंटेन्स ऑप्शन ए NaCl, बी HCl, सी LiCl लिथियम क्लोराइड एंड डी KCl पोटेशियम क्लोराइड। तो क्या होता है? क्रस्ट एग सेल में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जब HCl से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। कैल्शियम साल्ट प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दैट कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। द करेक्ट आंसर इज बी HCl, क्योंकि जो एग सेल कंटेन्स क्या होता है उसमें? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। बिकॉज एग सेल कंटेन्स कैल्शियम कार्बोनेट which on reaction with HCl liberates carbon dioxide gas which turns lime water milky. तो that is correct option। जो ऑप्शन हमारा है बी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 3 क्या? 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl। 10 ml जो NaOH सॉल्यूशन क्या कर रहा है? 8 ml जो सॉल्यूशन HCl का दिया हुआ है उसको completely न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। नाउ इफ वी टेक 20 ml of the same solution of NaOH, अगर हम 20 ml सेम सॉल्यूशन NaOH का लेते हैं तो क्या पूछ रहा है? द अमाउंट ऑफ HCl सॉल्यूशन द सेम सॉल्यूशन एज बिफोर, जो पहले था, रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट विल बी। तो अगर 10 ml 8 ml HCl को न्यूट्रलाइज कर रहा है तो 20 ml जस्ट मल्टीप्लाई इंटू 2, मतलब कि 20 ml 8 इंटू 2 16 ml HCl को न्यूट्रलाइज करेगा। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर डी 16 ml, बिकॉज
10 ml NaOH रिक्वायर है 8 ml HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो 10 ml बेस रिक्वायर्ड, जो NaOH क्या है, बेस है, 8 ml HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। अगर हम 20 ml NaOH लेते हैं सेम कंसंट्रेशन का, सेम सॉल्यूशन, तो जस्ट डबल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl है सेम कंसंट्रेशन का, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। दैट मीन्स कि 16 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, which on one of the following types of medicine is used for treating indigestion? ऑप्शन ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी एंटाक्सिड एंड ऑप्शन डी एंटीसेप्टिक। तो जब हमें इंडाइजेशन होता है तो हम कौन सा किस टाइप का मेडिसिन लेते हैं? इंडाइजेशन क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे स्टोमक में है एसिड बढ़ जाता है, ऑलरेडी HCl है और HCl की मात्रा बढ़ जाती है, तब उसके लिए क्या चाहिए, हमें बेस चाहिए जिससे कि जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर सके। तो एंटाक्सिड क्या होता है? दैट इज अ बेस। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी एंटाक्सिड, because indigestion is due to excess production of acid in the stomach. Medicine used to treat indigestion is called as antacid. हम indigestion के लिए जो मेडिसिन यूज करते हैं that is a antacid. Next question, question number 5. Write word equations and then balanced equation for reaction taking place. क्या है? क्वेश्चन 5 का है, when dilute sulfuric acid reacts with zinc granules. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वर्ड में उसको इक्वेशन को लिख लेते हैं, फिर उसके फार्मूला को लिखते हैं, देन बैलेंस करते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ जिंक ग्रेनुअल, मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक, दैट गिव्स क्या होगा, दोनों जब रिएक्ट होगा तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, दैट गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अब बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या होगा, इनका फार्मूला लिखना होगा, जो केमिकल फार्मूला है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4, डाइल्यूट है इसलिए हमने एक्वेस लिख दिया H2SO4 प्लस जिंक Zn, दैट गिव्स जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट का फार्मूला ZnSO4 एक्वेस एंड हाइड्रोजन गैस H2। इसके बाद हम देखते हैं कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, क्योंकि हमें बैलेंस इक्वेशन लिखना है। तो क्या होता है, जितने मॉलिक्यूल एटम लेफ्ट साइड में मतलब कि रिएक्टेंट साइड है उतने ही प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। तो उसके लिए अब सबसे पहले हम हाइड्रोजन को देख रहे हैं, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 हाइड्रोजन है, मतलब बैलेंस है। सल्फेट SO4 रिएक्टेंट साइड भी 1 है और प्रोडक्ट साइड भी 1 है, दैट मीन्स की बैलेंस। जिंक Zn रिएक्टेंट साइड में भी 1 है और प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, दैट मीन्स कि द रिएक्शन इज बैलेंस रिएक्शन। नेक्स्ट बी क्या करें, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम रिबन। तो सबसे पहले हम वर्ड में क्या लिखेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम, दैट गिव्स रिएक्ट होगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसको हम इक्वेशन केमिकल फार्मूला में लिखेंगे, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl लिखते हैं, मैग्नीशियम Mg प्लस Mg, दैट गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस H2। अब देखेंगे यहाँ फिर से कि दोनों साइड बैलेंस है कि नहीं। तो हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ HCl लिखे हैं तो 1 है और प्रोडक्ट साइड में 2 है, मतलब कि हमें सबसे पहले तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना, मतलब कि अगर हम
रिएक्टेंट साइड 2 कर देते हैं तो हाइड्रोजन दोनों साइड बैलेंस हो जाएगा। अब फर्दर यहाँ पे किया हो गया 2 करने से क्लोरीन भी 2 हो गया, तो प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन ऑलरेडी 2 है, मतलब कि दैट मीन्स बैलेंस। मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, मतलब कि बराबर है, दैट मीन्स द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट देखते हैं। सी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ अल्युमिनियम पाउडर। तो सबसे पहले वर्ड में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस अल्युमिनियम, दैट गिव्स अल्युमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब क्या करेंगे, अब फार्मूला लिखेंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4 प्लस अल्युमिनियम Al, दैट गिव्स अल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस H2। अब देखेंगे कि ये बैलेंस है कि नहीं। तो हमारा H2 देखते हैं, यहाँ पे H2 यहाँ कितने H2SO4 है, मतलब 2 है, इधर भी 2 है, तो मतलब बैलेंस है। सल्फेट SO4 यहाँ 1 है और प्रोडक्ट साइड में SO4 3 है, मतलब कि अगर सल्फेट को बैलेंस करना है तो हमें रिएक्टेंट साइड में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब 3 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 3H2SO4 हो गया। तो जब 3H2SO4 हो गया तो 3 सल्फेट तो रिएक्टेंट साइड आ गया और प्रोडक्ट साइड भी आ गया, मतलब ये बैलेंस हो गया। लेकिन अब हाइड्रोजन क्या है कि बढ़ गया, 3 × 2 6 हाइड्रोजन हो गया। अब इधर 2 ही हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोजन में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट साइड में, तब जाकर दोनों बैलेंस हो जाएंगे। अब एल्युमिनियम रिएक्टेंट साइड में 1 है और यहाँ प्रोडक्ट साइड में Al2SO4 होल थ्राइस होता है, एल्युमिनियम सल्फेट मतलब 2 है। तो इसके लिए क्या करना होगा, रिएक्टेंट साइड में एल्युमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों बैलेंस हो जाएंगे, दैट मीन्स कि द इक्वेशन इज बैलेंस। तो सबसे पहले हमें वर्ड इक्वेशन लिख लेना है, उसके बाद सिंपली उसके फॉर्मूले को राइट डाउन कर लेना है और उसके बाद देखना है कि हमें रिएक्टेंट साइड में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए, एटम मॉलिक्यूल्स जो भी। तो उसके बाद जिसमें कम होगा उसमें हम कोफिशिएंट लगा के, मतलब नंबर्स देके उसको बैलेंस कर देते हैं। नेक्स्ट, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ आयरन फिलिंग। तो क्या बनेगा, सबसे पहले हम वर्ड इक्वेशन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस आयरन, दैट गिव्स फेरस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। फेरस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, फेरस क्लोराइड को आयरन 2 क्लोराइड भी कहते हैं। तो अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, आयरन Fe को आयरन बोलते हैं, दैट गिव्स फेरस क्लोराइड FeCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। नाउ द इक्वेशन इज, फिर बैलेंस करेंगे तो दोनों तरफ मिलाएंगे तो अब बैलेंस इक्वेशन निकल के क्या आएगा, 6HCl प्लस 3Fe, दैट गिव्स 3FeCl2 प्लस 3H2, दैट इज द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो सबसे पहले आपको वर्ड इक्वेशन लिखना है, देन केमिकल फार्मूला से उसके इक्वेशन को लिखना है और फिर हमें दोनों तरफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में देखना है कि जितने भी हैं वो सारे बराबर हैं कि नहीं, उसी हिसाब से नंबर देके जेट कोफिशिएंट लगा के बैलेंस करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कंपाउंड सच as alcohol and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acid. Describe an activity to prove it. जैसे कि अल्कोहल और ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन होता है बट ये एसिड नहीं है। कैसे? क्योंकि एसिड क्या होता है, जो एक्वेस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देता है तभी वो एसिड होता है। हाइड्रोजन आयन जब देता है
डिसोसिएट होता है तो हाइड्रोजन आयन में। जब हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट होता है वाटर में तो एक्वेस सॉल्यूशन में क्या होगा, फिर वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। बट ग्लूकोज और अल्कोहल में क्या होता है, वो आयन में नहीं डिसोसिएट होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिकली कंडक्ट नहीं होता है। तो इसके लिए क्या है कि हम एक बीकर लेते हैं, उसमें एक रबर कर्क रख के और उसमें दो स्क्रू लगा के टाइट कर देते हैं और बैटरी के थ्रू हम अगर जैसे HCl हमने डाला, एसिड डालते हैं तो क्या होगा, जैसे कि हमने एक बीकर लिया और इसमें एक रबर कॉर्क नीचे रखा है और दो स्क्रू लगा दिया। अब स्क्रू से बैटरी के थ्रू वायर और बल्ब और स्विच को लगा दिया। अब जब हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या करेगा, बल्ब ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये जब एक्वेस सॉल्यूशन है एसिड का तो ये इलेक्ट्रिक, क्योंकि HCl क्या करेगा, इसमें एक्वेस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट होगा, तो हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट होगा तो एक्वेस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकली कंडक्टर हो जाएगा, इसलिए ये बल्ब ग्लो हो जाएगा। लेकिन इसी जगह अगर हम HCl की जगह ग्लूकोज या अल्कोहल इस सॉल्यूशन में लेते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि जो ग्लूकोज है और अल्कोहल है उसमें जो हाइड्रोजन है वो डिसोसिएट नहीं होता है। तो इसके लिए इंसर्ट 2 नेल्स ऑन द वुडन और रबर कॉक एंड प्लेस देम इन अ बीकर, फिगर में जैसे दिख रहा है। कनेक्ट आयरन नेल टू ए बल्ब, 6 volt battery and wire connected to switch. Pour some alcohol or glucose so as to dip the nail in glucose or turn the switch on and you see the bulb not glowing despite of connection to switch. Bulb glow नहीं होगा। Now empty the beaker and add HCl solution. This time bulb glow. जब HCl डालेंगे तो bulb glow हो जाए, क्योंकि this prove acid can conduct electricity but alcohol and glucose does not conduct electricity. Even hydrogen contain alcohol and glucose, मतलब कि जो एसिड है वो इन एक्वेस सॉल्यूशन हाइड्रोजन आयन देता है और आयन हाइड्रोजन आयन के लिए इलेक्ट्रिकल चार्ज के चलते ही वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल जो सॉल्यूशन है उसमें डिसोसिएट नहीं होता, हाइड्रोजन आयन नहीं देता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज? क्यों? क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर एकदम प्योर वाटर होता है और कोई आयनिक स्पीसीज उसके अंदर नहीं होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन रेन वाटर क्या होता है, रेन वाटर में एसिडिक गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो होता है, एयर से कांटेक्ट होके कार्बोनिक एसिड बनाता है और कार्बोनिक एसिड के चलते रेन वाटर एसिडिक हो गया, देन रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो distilled water is a pure form of water and does not contain any ionic species, therefore it does not conduct electricity. Whereas rainwater has dissolved acidic gas such as carbon dioxide from the air and that form carbonic acid, therefore the presence of acids rainwater conduct electricity. Next question, question number 8. Why do acid not show acidic behavior in the absence of water? जो एसिड है
ऑब्सेंस ऑफ मतलब वाटर इन विदाउट एक्वेस सॉल्यूशन क्यों एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता है? क्यों? बिकॉज कि जो हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट होता है that is show acidic behavior only in water. In absence of water, they do not show acidic behavior. हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट नहीं होता है. तो in absence of water, acid do not show acidic behavior because the dissociation of hydrogen ion from an acid occurs in the presence of water only. It is the hydrogen ions that are responsible for the acidic behavior. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. Question number 9. 5 solution A, B, C, D and E when tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7, 9 respectively. Which solution is neutral, strongly alkaline, strongly acid, weakly acid और weakly alkaline? हमें 5 सॉल्यूशन दिया गया है और हम जब यूनिवर्सल इंडिकेटर से उसको टेस्ट कर रहे हैं तो सबका पीएच जो आ रहा है, जैसे कि ए का पीएच आ रहा है 4, बी का पीएच आ रहा है 1, सी का पीएच 11, डी का पीएच 7, ई का पीएच 9. अब इन सब में से कौन सा न्यूट्रल है सॉल्यूशन, कौन सा स्ट्रांगली अल्कलाइन सॉल्यूशन है, ये हमें बताना है. तो पीएच जिसका ज्यादा होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उतना ही कम होता है. मतलब कि जैसे pH 11 है तो pH 11 से अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करें हाइड्रोजन एज ए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन तो क्या होगा, जो pH 11 है वो pH 9 से कम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है. pH 9 का pH 7 से कम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है. मतलब कि जो pH 11 है लेस देन pH 9, pH 9 लेस देन pH 7, लेस देन pH 4 एंड लेस देन pH 1. मतलब pH 1 का जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है सबसे ज्यादा है. मतलब कि वैसे भी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एसिड में ज्यादा मतलब होता है एसिडिक सॉल्यूशन. तो जो आज pH स्केल पे एसिड क्या होता है, लेस देन 7 और बेस ग्रेटर देन 7. तो मतलब कि जो pH 11 है वो C का है. तो अब न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन किसका होगा, मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन डी जिसका pH 7 है. स्ट्रांगली अल्कलाइन जिसका क्या है 11 है, तो 11 किसका है, सॉल्यूशन सी का है. स्ट्रांगली एसिड जो सबसे 1 जिसका है, मतलब कि सॉल्यूशन बी का pH 1 है वो स्ट्रांगली एसिड होगा. वीकली एसिडिक 4, मतलब कि ये सॉल्यूशन ए का, सॉल्यूशन ए विथ pH 4 इज वीकली एसिडिक. वैसे वीकली अल्कलाइन 9 का होगा, मतलब कि सॉल्यूशन ई विथ pH 9 दैट इज वीकली अल्कलाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. Equal lengths of magnesium ribbons are taken in test tube A and B. Hydrochloric acid HCl is added to test tube A while acetic acid CH3COOH is added to test tube B. Amount and concentration taken for both the acids are same. In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया इक्वल लेंथ का 2 टेस्ट ट्यूब में, एक ए और बी, और फिर हमने टेस्ट ट्यूब में
क्या डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, जबकि टेस्ट ट्यूब बी में एसिटिक एसिड डाला। दोनों का अमाउंट और कंसेंट्रेशन क्या है, सेम है। अब हमें बताना है कि किस टेस्ट ट्यूब में फ्यूजिंग अकर होगा ज्यादा और क्यों। तो क्यों, क्योंकि HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड whereas एसिटिक एसिड इज वीक एसिड। और फ्यूजिंग अकर बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब मैग्नीशियम रिबन से रिएक्शन होगा तो फ्यूजिंग अकर होगा ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो जल्दी से रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस जल्दी लिबरेट करेगा। देयरफॉर मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें फ्यूजिंग मोर विग्रेसली होगा। दैट मीन्स कि HCl is a strong acid whereas acetic acid is weak acid. Fusing occurs because of the production of hydrogen gas obtained due to the reaction of an acid on the magnesium ribbon. Since HCl is a very strong acid, there is a lot of liberation of hydrogen gas from the test tube A. Therefore, more fusing takes place in test tube A. Next question number 11. Fresh milk has a pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? Explain your answer. जो फ्रेश मिल्क है उसका pH 6 है। अब जब कर्ड में मिल्क चेंज हो रहा है तो pH क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्यों होगा, तो फ्रेश मिल्क जो कर्ड में होता है कैसे, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। मतलब कि फ्रेश मिल्क इज टर्न टू कर्ड ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। अब एसिड फॉर्म होगा तो और रिड्यूस होगा pH। अब मिल्क का pH 6 है मतलब कि इट इज चेंज टू कर्ड विच इज एसिडिक इन नेचर, द pH इज रिड्यूस। जो लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है उसमें वो क्या करेगा, इट डिक्रीज द pH। तो फ्रेश मिल्क इज टर्न टू कर्ड ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। The pH of milk is 6 as it changes to curd which is acidic in nature. Curd acidic होता है, the pH will reduce. Lactic acid present in it, it decreases the pH. Next question. Question number 12. A milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. पूछ क्या रहा है, एक मिल्कमैन है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में बेकिंग सोडा फ्रेश मिल्क में डालता है। Why does he shift the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline? जो फ्रेश मिल्क का pH 6 होता है उसको क्यों बढ़ाता है, स्लाइटली अल्कलाइन करता है। क्यों, क्योंकि थोड़ा अल्कलाइन रहेगा तो जो मिल्क है वो जल्दी कर्ड में कन्वर्ट नहीं होगा, जल्दी वो कन्वर्ट, क्योंकि पहले अल्कलाइन से एसिडिक में आएगा, न्यूट्रलाइज करेगा, देन लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगा, तब जाके वो तो शोर जल्दी नहीं होगा, इसलिए उसको pH को मिल्क में थोड़ा बढ़ा देता है बेकिंग सोडा डाल के। दैट मीन्स कि he shifted the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline to prevent milk from getting sour due to the production of lactic acid. B. Why does this milk take a long time to set as curd? जिसका स्लाइटली pH बढ़ा दिया वो क्यों मिल्क लंबा समय लेता है कर्ड में बदलने में। क्यों, क्योंकि जो pH है नॉर्मल मिल्क का pH 6 होता है, वो कर्ड में जब लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है मतलब
तुरंत ही कर्ड में जल्दी बदल जाता है। लेकिन जब हमने उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया तो क्या होगा, स्लाइटली अल्कलाइन हो गया, मतलब कि लगभग pH 7 के आसपास आ गया या 7.1 आ गया। अब जब 7.1 से मान लीजिए फिर 6 से नीचे आना है तो उसके लिए क्या होगा, पहले वो न्यूट्रलाइज करेगा बेस को, देन एसिड फॉर्म करेगा, तो थोड़ा टाइम नॉर्मल से ज्यादा लगेगा। एज दिस मिल्क इज स्लाइटली बेसिक देन यूजुअल मिल्क, this milk takes long time to set into curd because the lactic acid produced here first neutralize the pH, then the pH reduced to turn milk to curd। पहले न्यूट्रलाइज करेगा फिर मिल्क को कर्ड में बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, plaster of Paris should be stored in a moisture proof container, explain why। प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, पाउडरी मास होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, हाईली हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब मॉइस्चर जल्दी वो पकड़ता है जिससे कि वो हार्ड हो जाता है, फिर वे वेस्ट हो जाता है। हार्ड मतलब जो होता है उसको हम जिप्सम बोलते हैं, हार्ड सॉलिड हो जाता है, फिर उसको यूज हम नहीं कर सकते, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं। Plaster of Paris should be stored in a moisture-proof container because plaster of Paris is a powdery mass and absorb water moisture quickly to form a hard solid known as gypsum। जैसे कि क्या है, CaSO4 into half H2O, that is a plaster of Paris। when जैसे ही उसको मॉइस्चर मिलता है, वाटर मिलता है 3/2 H2O, that gives CaSO4 into 2 H2O, that is a gypsum solid mass। तो इसीलिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है ये पाउडर फॉर्म में होता है, इसको हम मॉइस्चर प्रूफ में रखते हैं, जैसे कि थोड़ा सा भी वाटर उसको इन्वायरमेंट से ही में वाटर है तो तुरंत सॉलिड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल्स। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है, दैट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन ऑफ एन एसिड with a base gives a product of salt and water is called neutralization reaction। As for example, NOH, sodium hydroxide, that is a base, plus HCl, hydrochloric acid, that is gives NaCl, sodium chloride plus H2, salt and water। Magnesium hydroxide, MgOH whole twice plus 2HCl, hydrochloric acid, that gives magnesium chloride MgCl2 plus 2H2, water। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन्स कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइज होके साल्ट और वाटर देते हैं, दैट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का 2 इंपॉर्टेंट यूजेज बताना है। तो वॉशिंग सोडा, इट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री। It is used to remove permanent hardness of water. Whereas baking soda, it is used to test the garden soil for acidity. If bubbles are developed, then the soil is too acidic. It is used in soda acid fire extinguisher. Baking soda का also used soda acid fire extinguisher है। तो that is the 2 main important usage of washing soda and baking soda। तो आज हम NCERT
चैप्टर 2 एसिड बेस साल्ट का एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं और हम इसके बाद अब एग्जाम्पलर करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो उम्मीद करते हैं समझे होंगे आप, और आप जितनी बार रिवाइज करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे और आपके दिमाग में फिट होता जाएगा। और समय अब काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है, तो रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।